बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अभी तक के दो क्लासेस में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पैटर्न जानने की कोशिश किया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने इतिहास के स्रोत के बारे में जाना, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा देश है उसका नामकरण के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो आज से बेसिकली आप कह सकते हो कि पहली क्लास के प्रॉपर वे में शुरुआत हो रही है, क्योंकि हम लोग आज से एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद रखना है। तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर है आज का, ये है प्री हिस्टोरिक एरा, यानी प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए ये काल क्या है, राइट, इसके बारे में आप जानने से पहले आप ये जानिए स्रोतों के आधार पर, राइट, इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि प्राचीन इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहला है आपको है प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका प्री हिस्टोरिक एरा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो दूसरा आएगा सेकंड आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो थर्ड है ये आएगा ऐतिहासिक काल। अब समझिए इन तीनों में क्या अंतर है। देखिए हमने क्या कहा आपको, स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए ये जो प्री हिस्टोरिक एरा जो था, ठीक है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी को प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो युग है, जो काल है, इसी को हम लोग जानते हैं पाषाण काल के नाम से। ठीक है, अच्छा, सेकेंड जो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, इसमें लिखित साक्ष्य जो है, इसमें जो लिखित जो साक्ष्य है ये उपलब्ध है। ठीक, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। समझ रहे हैं आप, यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ, किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसी काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल जो है, यहाँ लिखित तो है इसका विवरण, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आप समझ रहे हैं, और इसी काल को हम लोग कहते हैं हड़प्पा काल, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा काल। ठीक है, हड़प्पा काल, इसी को हम लोग कहते हैं। जो थर्ड है, तीसरा है, ये है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक, और इस काल को कहा जाता है वैदिक काल, और इसे आगे। आप समझ रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट किया और अभी समझा है कि किस प्रकार से अलग अलग यहां पर ऐतिहासिक काल हैं, जिसको एक को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरे को आद्य कहते हैं, और तीसरा को ऐतिहासिक काल, जिसमें एक में लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य जो है नहीं है। सेकेंड में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, और जो थर्ड है ये है ऐतिहासिक काल, जिसको वैदिक काल या फिर आगे का जो समय है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए अपने अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसका मतलब कि इसकी जानकारी तो है हमें, ठीक है, लेकिन इस समय की इतिहास की कोई लिखित रूप से कोई प्राप्त जानकारी नहीं है।
और इसी काल को क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तर युग भी कहा जाता है। और अगर इसकी अर्थ समझिएगा तो इसका अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। ठीक है, इतिहास से पूर्व का युग। चलिए अब इसके कालखंड को भी जान लेते हैं। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका जो कालखंड है यहाँ पे जो मेंशन्ड है, इससे बेहतर है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे याद करें जो एग्जाम में मान्य है। ये भी देखिए कई किताबों में काल को लेकर मतभेद है। ठीक है, अलग अलग राइटर्स अलग अलग इस काल को इंगित करते हैं, लेकिन आप काल को समझना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 25 लाख ईसा पूर्व से आपको 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको ये 2500 ईसा पूर्व भी होगा, तो ये अलग अलग हो सकता है। राइट, चलिए अब देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी यानी प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अगर इनके कालखंड के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, इसका जो है 25,000, इसको जो याद रखना है आपको, 25,000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व। वहीं मध्य पाषाण के लिए आपको याद रखना है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आप 7 भी याद रख सकते हैं या फिर 4 भी याद रख सकते हैं। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग आंसर मान्य है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे, यानी कि जो पाषाण काल है उसके तीनों भाग को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो देखिए अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जो पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड आपको लेके चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझ गए आप? तो देखिए एक बात ये भी हो सकता है कि कई बच्चों को इसमें परेशानी हो सकती है कि जो ईसा पूर्व है, राइट, और ईस्वी है, इसमें क्या अंतर है। जो ईसा पूर्व है और जो ईस्वी है इसमें क्या अंतर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो शताब्दी यानी सेंचुरी अर्थ है, यानी जिसको आप बोल सकते हो 0, ठीक है, इससे पहले जो कुछ भी चलता था आपको उल्टा चलेगा। यानी जैसे कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 25, 20, 15, 10, 5, 0। अब देखिए अब ये उल्टा चल रहा है, और अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 1, 5, 10, 15, 20। तो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस शताब्दी ईयर से पहले जो काल है इसको ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व या फिर बीसी कहते हैं, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले की बातें हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। तो जो कुछ भी बातें हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं ये सभी की सभी बातें क्या हैं, ईसा पूर्व की हैं। तो चलिए इसमें देखिए अभी हम लोगों ने जैसे जिक्र किया है कि आपको जो टाइम पीरियड याद रखना है क्या, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व याद रखना है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें मानव जो है आग का आविष्कार कर चुका था और मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन संग्रह करता था। इसका मतलब ये है कि अगर इनके लक्षण को आप जानेंगे कि ये किस प्रकार से जीवन यापन ये कर रहे थे, तो ये खाद्य कह सकते हैं, खाद्य संग्राहक का। ठीक है, क्योंकि ये शिकार करके अपना भोजन करते थे। अब देखिए अब क्या होगा कि एक स्थान पे जाएंगे ये लोग, यहाँ पे ढेर सारे जानवर वगैरह होंगे, इनका शिकार करेंगे, खाएंगे, और जब यहाँ पे जानवरों की संख्या कम होती जाएगी यहाँ से फिर प्लान करके किसी और स्थान पर
चले जाएंगे, तो इसीलिए इनको खाद्य संग्राहक कहा गया। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल की बात करें तो कश्मीर है, राजस्थान का थार मिलेगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, नर्मदा घाटी, सोहन नदी घाटी, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, इस काल के जो मुख्य औजार हैं ये हैं क्वार्टजाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या फिर हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, राइट, या फिर चॉपर जिसको गड़ासा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इस काल में, ये याद रखना है कि इस काल में जो लोग थे बेसिकली क्या थे, खाद्य संग्राहक थे और अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और इनके द्वारा जो औजार का प्रयोग किया जाता था वह क्वार्टजाइट पत्थर से बना कुल्हाड़ी होता था, हैंड एक्स होता था या फिर चॉपर यानी गड़ासा होता था। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण। अभी हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? पूरा पाषाण ही अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। तो हम लोगों ने पूरा पाषाण को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। देखिए थोड़ा सा समय अब आगे बढ़ेगा और इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आग का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। ठीक है, तो अब मध्य, देखिए अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग 3 भागों में इसको डिवाइड किए, निम्न है, मध्य है और उच्च है। ठीक है, ये उच्च है। अब इसमें हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया, इसमें हमने आग के बारे में तो पढ़ा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जो मध्य पूरा पाषाण है, अब इसमें आग का जो यूज है, जो प्रयोग है, अब वो व्यापक रूप से होने लगा है। ठीक है, अब इस काल में आग का जो यूज है व्यापक रूप से होने लगा है। ठीक है, और इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण भी होने लगा था। और इसका यदि प्रमुख स्थल के बारे में आप जानेंगे तो इसमें से कुछ मिलता जुलता है जो अभी हमने निम्न में देखा है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, डिडवाना आपका राजस्थान का, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, पश्चिम बंगाल का बाकुंडा या फिर पुरलिया। समझ गए? और इसमें जो मुख्य औजारों का जो हुआ आपको प्रयोग, इसमें पत्थर की पपड़ियों के बने फलक थे, छेदनी थी, खुर्ची थी। देखिए छेदनी थी, खुर्ची थी। ठीक है, और इस काल के प्रमुख हथियार थे। ठीक है, और हथियारों में क्वार्टजाइट के अलावा जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। तो बेसिकली मध्य पूरा पाषाण काल में आपको ये याद रखना है कि इसमें आग का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। ठीक है, और इसमें औजारों में थोड़ा सा शार्पनेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि छेदनी और खुर्ची, ठीक है, इसके प्रमुख हथियार थे। चलिए अब आगे चलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल पर। चलिए अब इसके देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है, इस कालखंड में हुआ यूं कि इस काल में होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ। ठीक है, होमोसेपियंस मतलब कि एक समझदार प्राणी, अब यहां से विकास होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस काल का मानव शेल्टर्स में रहने लगा था, यानी रॉक शेल्टर्स में। कहने का मतलब कि जो आप कह सकते हैं गुफा टाइप, राइट। चलिए, और मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। ठीक है, यानी कि इस काल में जो मानव था वो चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। ठीक है, और इसी काल से भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। तो जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, प्रश्न यह आता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं, तो आपको क्या आंसर करना है? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, या फिर बहुत डीप में आएगा तो आपको क्या आंसर करना है? पूरा पाषाण काल। चलिए अब आगे ये है कि यदि आप इसमें स्थल के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी आएगा, महाराष्ट्र का बीजापुर, इनाम गांव। ये कई बार प्रश्न आया कि इनाम गांव किस कालखंड से संबंधित है, तो ये भी याद रखिए। अगर प्रमुख औजारों की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हड्डियों से बने औजार, फलक,
तक्षणी और शल्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उच्च पुरापाषाण काल में, कि आप ये याद रखें कि इसमें होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का जन्म हुआ। दूसरा कि इसमें चित्रकारी और नक्काशी मानव करना जान चुका था, ठीक है। और 2 पॉइंट जरूर याद रखिए, भीमबेटका की गुफाएं और इनाम गांव। ये कई बार बिहार पुलिस या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हड्डियों से बना औजार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पुरापाषाण काल या फिर उच्च पुरापाषाण काल में ये सारी चीजें घटित हुई। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अब हम लोग अध्ययन करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। मध्य पाषाण काल, देखिए हम लोग ऑलरेडी इसके कालखंड को डिस्कस कर चुके हैं। कालखंड एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये 10,000 ईसा पूर्व से आप मान के चल सकते हैं 4,000 ईसा पूर्व, या फिर आप 7,000 ईसा पूर्व भी याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपको 10 से 5 भी ये देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही आंसर है, इसके लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर आप सॉल्व करें। चलिए अब देखिए, अब इसमें होगा क्या। अब इसमें इस काल में जो मानव था, मानव मछली पकड़कर, शिकार कर कर और खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन करने लगा था, ठीक है। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल में मिलता है, इसी काल में मिलेगा, ठीक है, पशुपालन के, ठीक। इसके अलावा जो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से आपको प्राप्त होगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस काल के मानव एक ही स्थान पर यानी अस्थायी निवास करने लगे थे, ठीक। और इसका प्रारंभिक जो साक्ष्य है सराय नाहर राय, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहां से आपको मिलता है, ठीक। इस काल के मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट। एक कि किस काल से मानव एक ही स्थान पे रहने लगा था, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। और इसी काल में अब मानव एक दूसरे पे भी आक्रमण करने लगे थे, ठीक है। और इतिहासकारों का यह भी मत है कि मातृ देवी की उपासना और समाधानों की पद्धति संभवतः इसी काल में क्या हुआ था, शुरू हुआ था, इसी काल में आपको प्रारंभ हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसका जो प्रमुख स्थल इसमें कौन कौन से हैं। ये बिहार के मुंगेर में, पैसरा में आप ये देखेंगे, राजस्थान का बागौर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश स्थित अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय, ठीक है। इसी प्रकार से आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका भोपाल में, ठीक। और इस काल में जो प्रमुख औजार थे, ये सबसे प्रमुख औजार क्या था, तीर कमान का आविष्कार, तीर कमान का आविष्कार। और इस काल में हथियार भी पत्थर और हड्डियों के ही बने होते थे, लेकिन पुरापाषाण के तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा जाता है। देखिए आपको भी पता है, जो हथियार होते हैं, चाहे वो किसी हड्डी से बना हो या फिर पत्थर से, जितना नुकीला होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, तो दर्द या फिर उसका काम उतना ही आसानी से बन पाएगा, ठीक है। अगर किसी जानवर को मारना है तो आप किसी मोटे, आप खुद ही सोचिए, ये आपका कोई हथियार है, आप इसे क्या इस सरफेस एरिया से किल कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ होगा। अगर यही आपको कुछ ऐसे मिले, कितना आसान हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसकी ये टीप है, कितनी ये पतली है। तो आपको समय के साथ क्या होगा कि अगर आपके उनके रहन सहन, रहने में, खाने में बदलाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्य करने के तरीके में भी बदलाव होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इस काल में पत्थर और हड्डियों के हथियार तो होते ही थे, लेकिन बाकी यानी पिछले काल की तुलना में ये ज़्यादा छोटे होते थे। चलिए, हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए और आरी आदि हथियार मिले हैं, ठीक। हंसिए और आरी, देखिए आरी क्या होता है, आरी आप यूं देख सकते हैं, ठीक है। आरी में ऐसे इसके तीत होते हैं, काटने में काफी आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको मिलेगा देखने के हथियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे नौ पाषाण काल के बारे में,
ठीक, एक बार फिर से बता दें कि ये जो कालखंड है आप जानते हैं, इसका कालखंड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आप इसको 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रडिक्शन के तो बहुत हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नवपाषाण काल में क्या होता है, नवपाषाण काल में कृषि कार्य का आरंभ हो जाता है, यानी प्रारंभ हो जाता है, यानी अब कृषि होने लगेगा। पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाना इस काल की विशेषता थी। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कृषि कार्य का आरंभ होना, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाना। ठीक है, इसके अलावा पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा पत्थर का जो कुल्हाड़ी था उसका प्रयोग किया जाता था। और इस काल में मिट्टी के बने बर्तन, जिसको मृद भांड कहते हैं, का भी प्रयोग होने लगा था और इसमें कुछ विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ग्राम समुदाय का प्रारंभ इसी काल में होता है, और संभवतः जो ग्राम जीवन है यानी जो गांव का जीवन है इसी काल से हुआ था, इसका इतिहासकारों का ऐसा मानना है। ठीक है, और इस काल के जो मानव थे गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे। कैसे घर था उनका? गोलाकार और आयताकार। ठीक है, जो कि मिट्टी और सरकंडों से बना होता था। और इस काल में जो कृषि का जो साक्ष्य आपको हुए हैं प्राप्त, ये हुए हैं आपको मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान प्रांत, जो कि तत्कालीन अभी के वक्त ये आपको कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। कहाँ पे होगा ये? पाकिस्तान में। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, और यहाँ से कौन कौन से मिले हैं? जौ, गेहूं, खजूर, कपास की आपको अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त तो चिमनियाँ होती नहीं होगी, राइट, होती नहीं होगी, तो कच्ची ईंटों से बने घरों में रहते थे। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर प्रश्न ये आए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो आपको याद रखना है। देखिए, आपको या तो जौ रहेगा, गेहूं रहेगा, है ना, या फिर चावल रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है? जौ टिक करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये भी आपको मेहरगढ़ ध्यान रखना है कि कृषि का जो साक्ष्य है आपको यहीं से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा, जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ से चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही कश्मीर के जो बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा रूपी घर, यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजार भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ कब्रों में कब्र में माली के शव के साथ पालतू कुत्ता को भी दफनाया गया है। तो ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल से। ठीक है, और सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ता को भी पालतू बनाया गया था। ठीक, चलिए अब देखिए, अब बिहार के चिरांद, जो कि सारण यानी छपरा में है, यहाँ से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरन के सींगों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जो प्रमुख स्थल इसमें आप ये देखेंगे, ठीक है, प्रमुख स्थल उतनूर, चिरांद, सिनवार, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, कोलडिवा, है ना, ये सारे इलाका है, मेहरगढ़। तो ये याद रखिए। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए। देखिए, सभी के सभी तो याद हो नहीं सकता है, तो इसमें से जो आपको याद रखना है, ये चिरांद याद रखना है जो कि बिहार छपरा में है यानी सारण में है। दूसरा आपको यहाँ पे बुर्जहोम याद रखना है जो कि आपको कश्मीर में है। इसके लिए आपको कोलडिवा याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। फिर आपको इसमें याद जो रखना है, ये याद आपको रखना है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो ये चार आप नाम याद रखिए, चिरांद, मेहरगढ़, कोलडिवा और बुर्जहोम। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज समाप्त किया है प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, ऐतिहासिक काल को, राइट। तो अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल,
ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।